गुड इवनिंग, वेलकम। जैसे कि हमारा पहले का प्रोग्राम था कि आज हमको लाइव आना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से आज हम वो सेशन नहीं कर पाए। तो आपको उसी वक्त पर जो हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए जो रिवीजन चल रहा है, आज हमारा अर्थशास्त्र का सेकंड लेसन है जो है उसका रिवीजन होगा। तो बच्चों की जो कनेक्टिविटी बनी हुई है, जो लिंक बना हुआ है रिवीजन से, वो ना टूटे, तो इसलिए उसी समय पे आपको मैं एक वीडियो दे रही हूँ। आप उसी से अपने इस पढ़ाई के जो क्रम को आप जारी रखिएगा। तो आज का हमारा सेकंड चैप्टर था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कल हमने किया था, उसके अलावा आज है क्षेत्र। अब क्षेत्र का मतलब क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान जो दिया जाता है आर्थिक उत्पादन में, उस एरिया को हमने 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। तो क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों के बारे में एक छोटा सा देखते हैं, मोटा मोटा देखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें तो जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के दायरे में वो चीज़ें आती है जो डायरेक्ट हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्यक्रम है? कृषि है, मत्स्य पालन है, डेयरी उद्योग है, मधुमक्खी पालन है। इस तरह के उद्योग जो सारे हमारे प्रकृति से हमें डायरेक्ट क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में कौन से उद्योग आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में उनको कहते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र की सहायता से हम उनको संशोधित करके कुछ उनसे तैयार करते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र के उद्योग होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा जाए तो जैसे कपड़ा बनाने का उद्योग, चीनी बनाना, गुड़ बनाना, डबल रोटी बनाना, टाट पट्टी दरी, ये चीज़ें बनाना, इस तरह के है वो क्या है, द्वितीय क्षेत्र के उद्योग है। तृतीय क्षेत्र है वो इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 40 वर्षों से तृतीय क्षेत्र में रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़े। 1991 से लेके 2022-23 अगर देखा जाए तो प्रथम और द्वितीय क्षेत्र की बजाय तृतीय क्षेत्र में रोजगार ज़्यादा बढ़े। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? प्रथम और द्वितीय जो उद्योग है उनको संचारित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, उनके लिए सारी सहायताएं उपलब्ध कराना, जैसे परिवहन की व्यवस्था, इंटरनेट की, बैंकिंग की, और वकील हो गए, चिकित्सक, टीचर, ये इस तरह के सारे काम हैं, ये है तृतीय क्षेत्र की श्रेणी में आते। तो भारत की जो जीडीपी तय की जाती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, इन तीनों क्षेत्रों की कुल उत्पादन शक्ति को मिलाकर जो अंतिम रूप होता है एक वर्ष में, उसको माना जाता है, जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसका भी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि एग्जाम में जीडीपी क्या है ये पूछा जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी उसको, एक तो इसका पूरा नाम जीडीपी, ग्रोस प्रोडक्शन डोमेस्टिक जो भी है, इसका पूरा नाम आपको ये पता होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तीनों क्षेत्रों से किस तरह से ये अंतरिम माना जाता है। एक तो इसमें ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसमें बड़ा प्रश्न भी 5 नंबर का आ सकता है, तो उसमें तीनों क्षेत्र का विस्तार पूछा जा सकता है। 2 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जाता है तृतीय क्षेत्र का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और वर्तमान समय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए इन क्षेत्रों में संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। संगठित क्षेत्र हम उसको कहते हैं जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग होते हैं और उसमें काम करते हैं। उनमें संगठित क्षेत्र में रोजगार क्या होता है, निश्चित होता है, तनख्वाह निश्चित होती है, समय के घंटे निश्चित होते हैं। तो वहाँ पे किसी भी तरह का काम करने पर किसी भी व्यक्ति को शोषण का शिकार नहीं होना पड़ता, तो उसको संगठित क्षेत्र। उदाहरण के तौर पर सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके ये निर्धारित छुट्टियाँ, निर्धारित वेतन, निर्धारित सुविधाएं उनको क्या होती है, उपलब्ध होती है। असंगठित क्षेत्र में क्या आता है? असंगठित क्षेत्र देखिए वो है जो इसको हम निजी सेक्टर बोलते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो असंगठित क्षेत्र है। क्योंकि उन लोगों का नौकरी स्थायी नहीं होती,
उन लोगों का वेतन सबका स्थायी नहीं होता, उन लोगों की छुट्टियां स्थायी नहीं होती। जो सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है वो सुविधाएं उन लोगों को नहीं दी जा सकती। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र में इस तरह से अंतर और एक एक नंबर के प्रश्न में अर्थ पूछा जा सकता है। इसमें एक ही टॉपिक और इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, और जिसके आने की संभावना अधिकतर रहती है। देखिए बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी क्या है? जब किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो वो बेरोजगारी है। भाई बेरोजगारी जब एक व्यक्ति है, उसके पास पूरी क्वालिफिकेशन है, काम करने के वो लायक है, काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो हम उसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक ये परमानेंट बेरोजगारी होगी, कभी उसके पास कोई काम ही नहीं होता है। एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है, इसको 3 शब्द है, पर्यायी प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं इसको, और इसको हम क्या बोलते हैं कि अदृश्य बेरोजगारी। यानी कि एक एक काम में 2 व्यक्तियों का काम है, उसमें 5 व्यक्ति लगे रहते हैं, तो हम उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगर उन 2 व्यक्तियों का काम है, उनमें से 3 व्यक्तियों को हटाकर कहीं दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है काम करने के लिए, तो उस उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अदृश्य बेरोजगारी है, भाई काम करते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इनमें से कोई भी शब्द बदल के पूछा जा सकता है। छुपी हुई बेरोजगारी क्या है, अदृश्य बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो एक मान लीजिए, एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। एक खेत है, उसके अंदर अगर 5 मजदूर काम करते हैं तो भी उत्पादन उतना ही होगा, और 7 व्यक्तियों को लगा दिया जाए तो भी उत्पादन उतना ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस तरह के काम में लगे हुए व्यक्ति काम करते हुए दिखाई दे, लेकिन उनसे कोई अतिरिक्त उत्पादन ना हो, तो उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी देखिए, जब एक मौसम पर व्यक्तियों को काम मिल जाता है और कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। अब देखिए हमारे इलाके में एक बार ऐसा होता है, जब खेतों के अंदर लावनी की जाती है, कटाई की जाती है, तो उस समय गांव के बहुत सारे महिलाओं को और पुरुषों को काम मिल जाता है। फिर 1-2 महीने काम करने के बाद वो फिर बेरोजगार होते हैं, उनके पास किसी भी तरह का काम नहीं होता। इस तरह की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इस चैप्टर से बस सिर्फ यही टॉपिक है, जिनमें से 1 नंबर का प्रश्न भी और 2 नंबर का प्रश्न भी और 5 नंबर का प्रश्न भी शामिल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज जो है, एक छोटे प्रश्न में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये याद रखिएगा। एक इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि नरेगा, आजकल जिनको मनरेगा कहा जाता है, ये कब लागू की गई थी? ये देखिए 2005 में लागू की गई थी, और 1 वर्ष में 100 दिन काम देने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए पंचायत के द्वारा गाँव में इसमें क्या किया जाता है? काम किया जाता है। बस इतने ही प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इस चैप्टर से इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं आएंगे। तो देखिए कल के जो लाइव में हमने प्रश्न पूछा था, उसका सही जवाब सबसे पहले दिया था, वो थी हर्षिता डेरोली से थी, और एक बच्ची और थी उसी के साथ साथ जिन्होंने कमेंट करके बताया था, तो वो थी चेतना। इनके प्राइज इनके घर पर हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पहुंच भी जाएगा। तो आज का प्रश्न आप नोट करिए, और उसका उत्तर आप वीडियो देखने के बाद तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको देना है, तो वो उत्तर आपको बताना है। तो आप देखिए नरेगा का पूरा नाम क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।